गरीब ससुराल में आया बाढ़। सुधा नई नई शादी करके ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। सुधा की सास अंजू सुधा को बहुत पसंद करती थी। वो सुधा से कहती है, अरे बहू जल्दी से घर में आ जा, तू थक गई होगी। मैं तो कहती हूँ कि कमरे में जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और बहू अब से तेरा ये घर है, इसे किस तरह से तुझे अपना बनाना है, ये जिम्मेदारी तेरी है। घर में कब क्या और कैसे होगा सब कुछ अब तुझे देखना है, क्योंकि अब मैं इन चीजों से मुक्त होना चाहती हूँ। हमेशा से सोचती थी कि मेरे घर में जल्द से जल्द मेरी बेटी आ जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटी तो दी नहीं, अब बहू के रूप में तुझे भेजा है। तब तू ही मेरी बेटी है और इस घर को तू ही संभालेगी। माँ जी, हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। अब इस घर को कैसे अपना बनाना है और आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे रखनी है, वे सब कुछ मैं देख लूंगी। अब आप आराम कीजिए, मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। बस बहू इतना ही कहूंगी कि आर्थिक हालत जानते हुए भी तूने मेरे बेटे से शादी करी, वरना आजकल दौलत के आगे लोगों का प्यार हार जाता है। सच में तूने मेरे बेटे से सच्चा प्यार किया है, तभी तो आज तो उसके साथ खड़ी है। माँ जी, मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मुझे बस ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ मुझे मान सम्मान मिले, प्यार मिले। पैसों का क्या है, वो तो साथ मिलकर भी कमाया जा सकता है। चल अब बातें बहुत हो गई, कमरे में जा और थोड़ा आराम कर। सुधा भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका पति मनोज आता है। दोनों अपनी शादी की पहली रात एंजॉय करते हैं। ऐसे ही रात के करीबन 2 बजे मूसलाधार बारिश हो जाती है। कच्चा घर होने के कारण सुधा का कमरा टपकने लगता है, जिस वजह से मनोज और सुधा की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये क्या मनोज, बारिश से तो पूरा घर टपकने लगा है, अब हम कैसे सोएंगे? सुधा, मानसून का मौसम आने लगा है, अब ये सब तो आए दिन होगा ही। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल ही मैं छत पर जाकर पन्नी बिछा दूंगा ताकि दोबारा बारिश आए तो इस तरह से घर टपके ना। वो सब तो ठीक है, एक बार मैं माँ जी को देख कर आती हूँ, उनके कमरे में तो कहीं पानी नहीं टपक रहा। सुधा अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ सुधा की सास आ जाती है और वे सुधा से कहती है, माफ करना बहू, शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में बहुत सारे अरमान लेकर आती है और आज तेरी पहली शादी की रात है और हमारी इस गरीबी के कारण तेरी ये पहली रात खराब हो गई। अगर हमारा घर भी अच्छा होता तो शायद ये बारिश का पानी हमारे घर ना आ पाता। आजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब ये मेरा घर है, जैसा भी है। मैं बस ये देखने आई थी कि आपके कमरे में पानी तो नहीं टपक रहा। नहीं बहू, मेरे कमरे में नहीं पानी टपक रहा। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैं जानती हूँ कि हर बारिश के मौसम में मनोज का कमरा ऐसे ही टपकने लगता है, इसलिए तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। नहीं माँ जी, फिलहाल के लिए हम एक साथ ही एक ही कमरे में सोएंगे। ऐसे ही अगले दिन मनोज बहुत बड़ी फनी लेकर आता है और वे अपने छत पर बिछा देता है। कुछ दिन तक बारिश नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात फिर जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और इस बार की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज का कमरा बहुत ज्यादा टपकने लगता है। मनोज, सुधा और उसकी सास तीनों एक ही कमरे में थे। यह देखकर मनोज कहता है, सुधा, मैं तो कहता हूँ जैसे ही बारिश रुकेगी तुम अपने घर चली जाना। मुझे लगता है कि शायद ये बारिश इसी तरह से हमें आए दिन परेशान करेगी। जब मानसून का मौसम खत्म हो जाएगा तब तुम वापस ससुराल आ जाना अपने। अरे मनोज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा भी तो घर है और बारिश तो मेरे मायके में भी आ सकती है ना। मेरे मायके में जो घर है वो भी टपक सकता है ना, इसमें भागने वाली क्या बात है? जो है जैसा है मैं यही रहूंगी। सुधा बिल्कुल सही कह रही है, शादी होने के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। अब ऐसे में हम उसे वहाँ भेज देंगे तो लोग तरह तरह की बात करने लगेंगे। इसलिए बहू तू चिंता मत कर, आज ही पूरा दिन है, कल अच्छा दिन जरूर आएगा। तीनों एक कमरे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। वे तीनों एक चरपाई पर बैठ जाते हैं। पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ रहा था। ये देखकर मनोज घबरा जाता है। माँ, मुझे लगता है कि अब बाढ़ आ चुकी है,
क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। मेरी बात मानो तो अब हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम इसी बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। जल्दी से हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। माँ मनोज बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें इस घर में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर पानी और ज्यादा बढ़ गया तो इसमें हम निकल नहीं पाएंगे। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलते हैं। वे देखते हैं कि घर के आसपास बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। वे तीनों भी परिवार साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब पूरी तरह से उस गांव में बाढ़ आ चुकी थी। लोग यहाँ वहाँ अपने परिवार का हाथ पकड़कर पानी में डूब रहे थे। उसी बीच अंजू की तबीयत खराब हो जाती है। अंजू की तबीयत को देखते हुए सुधा अंजू को कसकर पकड़ लेती है। हे भगवान, कैसा दिन दिखा रहा है हमें। एक तो बाढ़ का कहर, ऊपर से माँ जी की तबीयत खराब हो चुकी है। अगर मारना है तो अच्छे से मार दो, तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो। घबराओ मत सुधा, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दोनों को सही सलामत एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूं। मनोज किसी तरह से अपनी माँ और पत्नी दोनों को अपने दोनों बाजू के सहारे खींचता हुआ पानी में आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे उस गांव में जो डूबकर मर चुके थे। कई लोगों का परिवार एक दूसरे से अलग हो चुका था। बहुत सारे लोगों का घर उसी बाढ़ के कहर में टूटकर बह गया था। बाढ़ में फंसे सभी लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वे लाख कोशिश करने के बाद भी पानी से नहीं निकल पा रहे थे। तभी उन्हें एक उम्मीद नजर आती है। वे सब ऊपर की ओर देखते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ सुरक्षा कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं। बाढ़ में बहुत सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और वे धीरे धीरे सभी लोगों को निकालने लगते हैं। सुधा और उसके परिवार को भी सुरक्षा कर्मी सही सलामत निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। इस बाढ़ के कहर से बहुत लोगों के घर बेघर हो गए थे। परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक सुधा अपनी सास और पति के साथ सुरक्षा कर्मी द्वारा भेजे गए सुरक्षित स्थान पर ही रहते हैं। रीना और मीना दो बहनें थीं। दोनों की शादी एक ही घर के दो भाइयों से हो जाती है। दोनों बहनें गांव से थीं, इसलिए दोनों ससुराल में कुछ न कुछ जुगाड़ लगाती रहती थी। उनके जुगाड़ से उनकी सास मंजू परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन रीना अपनी सास के साथ मार्केट गई थी। अचानक बीच रास्ते में सब्जी का थैला फटने वाला था। ये देख सास बोलती है, अरे ये क्या हुआ, थैला तो फटने वाला है। सारी सब्जियां सड़क पर गिर जाएंगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सत्यानाश हो जाएगा माँ जी सारी सब्जियों का। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ तो जुगाड़ लगाऊंगी इसमें। तभी रीना को एक जुगाड़ आता है। वो अपनी चुन्नी में सारी सब्जियां रखकर उसे बांधकर मोटरी बना लेती है और उसे सर पर रखकर चलने लगती है। ये देख सास मन ही मन मुंह बनाती है। सही में ये देसी गंवार है। अरे शहर में ऐसे सर पर सब्जी रखकर कौन चलता है। बेइज्जती करवा देगी एक दिन हमारी। बाकी कोई बात नहीं, इसका ये जुगाड़ थोड़े समय के लिए काम तो आया, वरना पूरा नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। नजरअंदाज कर दे इनकी इन हरकतों को, बाकी सच में ये गंवार की गंवार ही रहेगी। ऐसे ही घर में कुछ मेहमान आए थे। सास अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, दोनों कान खोलकर ध्यान से सुन लो। घर में मेहमान आए हैं तो अच्छा अच्छा पकवान बना लेना। और हाँ, इसमें ना अपना जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम दोनों के जुगाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इतने वाहियात जुगाड़ होते हैं ना कि बेइज्जती करवा देते हो सबके सामने। अच्छा माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम दोनों ना समय से पूरा खाना बना लेंगे और कोई भी जुगाड़ नहीं लगाएंगे। वैसे माँ जी, हम दोनों के जो जुगाड़ होते हैं ना, वे लाभदायक ही होते हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और ये बात आपको अभी समझ नहीं आ रही है, कभी तो आएगी। रीमा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। बाकी अभी इन बातों का समय नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम खाना बना लेते हैं। सब रिश्तेदार बैठे हैं बाहर। हाँ, समय से खाना बना लेना। और तुम्हारा जो जुगाड़ है ना रीमा, वह अपने पास ही रखो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर जुगाड़ से ही दुनिया चलती तो लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।
जुगाड़ करके ही जैसे तैसे गुजारा कर लेते, और अब जल्दी जल्दी काम करो। दोनों बहनें मिलकर सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अचानक से गैस खत्म हो जाती है। ये देखकर रीमा और मीना दोनों परेशान हो जाती हैं और वो आपस में कहती हैं, अरे मीना, अब तो गैस खत्म हो गई, क्या करें? अब माँ जी को पता चला ना, बहुत गुस्सा होंगी। गैस खत्म होने का इल्जाम भी वे मेरे सर पर मल देंगी, और अगर खाना समय से नहीं आया तो अलग सुनाएंगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, अपना देसी जुगाड़ लगाने से भी मना कर दिया, क्योंकि माँ जी को हमारा देसी जुगाड़ तो पसंद नहीं आता। लेकिन उन्हें कौन बताए, ये देसी जुगाड़ ही हमारी इज्जत बचा लेता है। अरे अभी के लिए तो कुछ सोच, वरना उन्हें लगेगा कि हम काम चोरी कर रहे हैं। मेरी बात तो मान, तो छत से लकड़ियाँ ले आ और हम चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। मीना छत पर से लकड़ी ले आती है और दोनों बहनें मिलकर रसोई में वहीं पे चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार खाना खाकर चले जाते हैं और रिश्तेदारों के जाने के बाद सास रसोई घर में जैसे ही आती है, वो देखती है कि पूरी की पूरी रसोई फैली हुई है, जिसमें कहीं लकड़ियां पड़ी हुई हैं तो कहीं पर राख है। ये देखकर सास अपनी बहू से बोलती है, अरे गवारो, तुमने चूल्हे पर खाना बना लिया। अरे ये कोई झोपड़पट्टी वाला घर नहीं है जिसमें चूल्हे पर खाना बनाओगी, ये तो घर का नुकसान ही कर दोगी। घर का पूरा पेंट खराब कर दिया तुमने। तुम दोनों को मैंने क्या कहा था कि अपना कोई जुगाड़ मत लगाना, और तुम्हारे इस जुगाड़ के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। पूरा रसोई का सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। दरअसल गैस अचानक से खत्म हो गई थी और खाना बनाना भी जरूरी था। और रही बात रसोई की, रसोई को तो अभी हम दोनों बहनें चमका देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। अपना देसी जुगाड़ ना अपने माँ बाप के पास किया करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा देसी जुगाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मुझे चाहिए। जैसा बोलो वैसा काम किया करो, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए और कमरे में जाकर आराम से बैठ जाइए। हम दोनों रसोई को अच्छे से साफ कर देंगे। अगर आपको रसोई पसंद ना आए तो हमसे बोलना। हद होती है किसी चीज की, परेशान करके रखा है इन लोगों ने। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन सास को किसी शादी फंक्शन में जाना था। तभी रीमा अपनी सास को एक साड़ी देते हुए कहती है, माँ जी, ये रही साड़ी जो आपको चाहिए थी। मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है, आप यही पहनकर चले जाना। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई है, इसे रहने दे। मन तो ऐसे ही है पहनने का, लेकिन ये बहुत प्लेन है, इसलिए मन नहीं कर रहा पहनने का। कुछ और देखती हूँ। रीमा समझ जाती है कि उसकी सास को ये साड़ी कितनी पसंद आई। साड़ी लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस प्लेन साड़ी पर कढ़ाई कर देती हैं और साड़ी दिखने में काफी सुंदर नजर आ रही थी। और वो ला करके अपनी सास को वो साड़ी देती है और कहती है, लीजिए माँ जी, हम दोनों बहनों ने मिलकर ना साड़ी पर कढ़ाई कर दी है। अब आप इसे पहनकर उस फंक्शन में जा सकती हो। अब ये पहले जैसी नहीं रही। मतलब तुम दोनों का देसी जुगाड़ मेरी साड़ी पर भी चल गया। कितनी बार कहा है बहू, ये सब बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे पास साड़ी का दूसरा ऑप्शन भी था, मैं उसे पहनकर जा सकती हूँ। मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया करो। माफ करना माँ जी, लेकिन हमने सोचा कि शायद आपको ये साड़ी बहुत पसंद है और इसलिए हमने आपकी खुशी के लिए साड़ी में देसी जुगाड़ लगा दिया। मत लगाया करो अपना देसी जुगाड़, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता तुम्हारा ये वाहियात देसी जुगाड़। सास की बातों का दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर घर के बाकी काम को देखने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सास डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। उनका फोन भी वहीं साइड में रखा हुआ था। तभी फोन बजने लगता है और साइड में पानी का ग्लास रखा था। अचानक सास का हाथ पानी के ग्लास में लगता है और पानी फोन पे गिर जाता है। सास उदास हो जाती हैं। तभी मीना आती है और बोलती है, माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका फोन तो हम यूं ही ठीक कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें। मीना अपना देसी जुगाड़ लगाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद वो फोन बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और मीना वो फोन अपनी सास को देते हुए बोलती है, ये लो माँ जी आपका फोन, अब पहले जैसा हो चुका है। अब आपको जहाँ बात करनी है वहाँ करिए। अरे वाह, फोन तो सच में ठीक हो गया। ऐसा क्या किया तुमने? दरअसल माँ जी, इस फोन को ना हम दोनों बहनों ने पहले तो धूप में सुखाया, उसके बाद चावल के कनस्तर में डालकर रख दिया, उसके बाद पानी जो था वो अंदर चला गया था तो अच्छी तरह से निकल गया और फोन पहले जैसा हो गया। अब आपका फोन ठीक हो चुका है। माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों को माफ करना। हम जानते हैं कि आपको हमारे देसी जुगाड़ पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए हमें ये करना पड़ा। वैसे मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे जुगाड़ के लिए डांटती रहती थी, लेकिन आज तुम दोनों बहनों ने मेरा मन खुश कर दिया। सच में तुम्हारा जुगाड़ ना असरदायक होता है और फायदेमंद भी होता है। जैसे तुमने मेरी वे सिंपल साड़ी को सुंदर साड़ी बना दी। माफ तो तुम मुझे करो जो मैं तुम्हारी काबिलियत को समझ ना पाई। अब सास को अपनी बहू का देसी जुगाड़ पसंद आने लगता है और सास जो एक टाइम पर अपनी बहू के जुगाड़ से परेशान रहती थी, अब उसे अपनी बहू का जुगाड़ बहुत पसंद आने लगता है और वो भी उससे जुगाड़ सीखने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा और चिंकी चिड़िया अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। वो दोनों शहर के जंगलों में रहा करते। उनके पास ऐशो आराम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बस उनके पास एक कमी थी, वो थी बच्चे की। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया उदास अपने कमरे में बैठी होती है। चिंकी चिड़िया की उदासी देखकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों? और तुमने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया है? आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो बार बार? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने का। जाती हूँ तो सभी पक्षी मुझे ताने देते हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो मैं मर ही जाती। चिंकी तुम ऐसा क्यों कहती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रहा हूँ, वरना तो मैं कब का मर चुका होता। इतना बोलकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को गले से लगा लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अपने साथ उल्लू डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके कुछ टेस्ट करवाता है। उल्लू डॉक्टर, रिपोर्ट कब तक आएगी? आपको क्या लगता है चिंकी माँ तो बन पाएगी ना? देखो कालू, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, आप तो रिपोर्ट ही बताएगी कि आखिर दिक्कत क्या है। अभी तुम आराम से घर जाओ, 2 दिन बाद रिपोर्ट लेने आ जाना। उल्लू डॉक्टर के कहने पर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को घर ले जाता है और 2 दिन बाद उल्लू डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है चिंकी चिड़िया तो कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर मानो कालू कौवे के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर चिंकी चिड़िया को वो नहीं बताता और उससे झूठ बोलता है। चिंकी तुम परेशान मत हो, उल्लू डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो और माँ बन सकती हो। बस हमें खुश रहना होगा और तुम्हें सही से अपना इलाज करवाना होगा। हाँ, क्या आप सच कह रहे? मैं सच में माँ बन सकती हूँ? आप नहीं जानते, आपने ये खबर देकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं अच्छे से अपना इलाज करवाऊंगी और समय पर दवाइयाँ खाऊंगी। अब मैं पूरी तरह से अपना ख्याल रखूंगी ताकि मेरे इस आलीशान घर में मेरे बच्चे की किलकारी और आवाज गूंज सके। ये खबर सुनकर चिंकी की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, पर हकीकत तो सिर्फ कालू कौवा को पता थी। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन किसी जरूरी काम की वजह से कालू कौवे को गांव के जंगल में जाना पड़ता है, जहां सभी जंगली पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में कालू कौवे की मुलाकात पिंकी चिड़िया से होती है, जो कि काफी सुंदर और समझदार थी। तुम इतने बेखौफ जंगल में कैसे घूम सकते हो? तुम जानते हो यहाँ हम जंगली पक्षी रहते हैं और हमारे जंगल में हमारे बिना मर्जी के कोई नहीं घुस सकता। हाँ मैं जानता हूँ, पर सरकार ने मुझे इस जंगल का जिम्मा दिया। मैं तुम्हारे जंगल का रक्षक हूँ। अगर यहाँ के पक्षी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे बात करेगा। अच्छा चलता हूँ, आशा है आप समझ चुकी होंगी। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे की ये अदा देखकर पिंकी चिड़िया उसके प्यार में पड़ जाती है, पर जब भी कालू कौवा उस जंगल में आता है पिंकी चिड़िया उसके करीब जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया कालू कौवे को पाने के लिए उसके खाने में नशे की दवाई मिला देती है। माफ करना कालू, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस तरह से पिंकी चिड़िया कालू कौवे की बेहोशी का फायदा उठाती है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेती है, और ना चाहते हुए भी कालू कौवे को पिंकी चिड़िया को अपनाना पड़ता है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे को पता चलता है कि पिंकी चिड़िया माँ बनने वाली है। कालू, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अब जंगल के सारे पक्षी बातें करते हैं, अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो।
मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम जानती हो ना मैं अपनी पत्नी चिंकी से कितना प्यार करता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि उसकी एक सौतन है और वो भी प्रेग्नेंट, वो तो जीते जी मर जाएगी और मैं चिंकी को दुखी नहीं देख सकता। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद को संभाल ले इस बच्चे के लिए। तुम उससे कह देना कि तुमने ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है। देखो, अगर आज तुम मुझे अपने साथ नहीं लगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे मरते ही यहाँ के जंगली पक्षी तुम्हें मार देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि आज तुम अगर मुझे लेके नहीं गए तो ये जंगली पक्षी मुझे मार देंगे। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को कभी धोखा नहीं देना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। और जब चिंकी चिड़िया को अपनी जंगली गर्भवती सौतन के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिंकी, इसमें कालू की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, पर मुझे माफ कर दो और इस बच्चे को अपना लो। तुम भी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। हाँ, मुझे बच्चे से प्यार है। मैं चाहती थी मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, पर मैंने कभी ये नहीं चाहता कि तुम जैसे जंगली चिड़िया के बच्चे की किलकारी गूंजे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जंगली चिड़िया मेरी सौतन बन जाएगी और जो खुशी मैं इस घर को देना चाहती थी वो खुशी मेरी सौतन देगी। प्लीज चिंकी, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांत हो जाओ? तुम मेरे लिए जंगली सौतन लेकर आए हो, तो भी गर्भवती, और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसे हालत में शांत हो जाऊं? क्या तुम यही काम करने जाते थे जंगल में? बस भी करो चिंकी। देखो, अब मुझे और इस बच्चे को तो तुम्हें अपनाना होगा, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए प्लीज एक बार माँ बनकर सोचो। चिंकी, ये तुमने क्या किया? चिंकी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर तुमने बगैर मुझसे पूछे चिंकी को सब कुछ सच क्यों बताया? क्योंकि ये जानना चिंकी के लिए जरूरी था। अगर मैं सच चिंकी को नहीं बताती तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, हूँ मैं जंगली, पर क्या जंगली पक्षी जीव नहीं होते? क्या वो तुम्हारी तरह उड़ना नहीं जानते, खाना नहीं जानते? क्या हम जंगलियों को जीने का अधिकार नहीं है? तुम्हें बताओ मुझे। अब ना चाहते हुए भी चिंकी चिड़िया सिर्फ कालू कौवे के बच्चे के लिए अपनी जंगली गर्भवती सौतन को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ साथ चिंकी की सारी नाराजगी खत्म होने लगती है। वो अपनी जंगली गर्भवती सौतन का ख्याल रखने लगती है। इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए ऐसा कह रही हूँ। ऐसे में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान के साथ साथ अपने चलने पर रहने पर भी ध्यान दो। अगर इसी तरह से जंगली पक्षी की तरह उड़ती रहोगी तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। चिंकी चिड़िया अपनी गर्भवती सौतन को सिर्फ कालो कौवे के बच्चे की वजह से अपनाती है और बहुत ही जल्द पिंकी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद चिंकी चिड़िया की जिंदगी में खुशियां तो आ जाती हैं, पर इस गलती के लिए वो कभी कालू या पिंकी चिड़िया को माफ नहीं करती।